लीडरशिप कहाँ होनी चाहिए और उसके साथ साथ भरोसे वाले कौन लोग हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है, लेकिन उसके बाद भी भरोसे की गाड़ी कैसे कितनी दूर तक खींचती है वो भी देखना होगा। चलिए, लेकिन आना चाहता हूं जयशंकर जी, आपके पास बहुत कुछ आप सुन रहे हैं। हम यहाँ 3 हमारे साथियों के आप वक्तव्य सुन चुके हैं। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, बात यहाँ इंडिया गठबंधन की नहीं है, बात यह है कि क्या इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़के उसके बाद बीजेपी को चुनौती पेश करता हुआ नजर आता है? राजीव जी, इंडिया गठबंधन जो है चुनौती तो है ही है, बहुत मजबूत चुनौती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा के चुनाव में भी देखिए, पश्चिम बंगाल में तो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के साथ तो कोई इंडिया अलायंस का तो गठबंधन हो नहीं पाया था, चुनावी तालमेल तो हो नहीं पाया था। वहां भी कांग्रेस और सीपीएम मिलकर के लड़ रहे थे और ये अलग। तो देखिए, जहां लोकतंत्र है वहां तो होड़ लगेगी, वहां तो लोग दावेदारी करेंगे कि हाँ जी हम नेतृत्व करेंगे, हम नेतृत्व करेंगे। लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं है, जहां फासिज्म है, जहां तय हो गया कि साहब प्रधानमंत्री मोदी जी को होना है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो एनडीए क्या, बीजेपी में भी कोई चर्चा नहीं होगी। या जब तय हो गया, आरएसएस ने तय कर लिया कि साहब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या एकनाथ शिंदे और क्या अजीत पवार, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वहां तो वोट की बात ही नहीं, सोचनी भी नहीं है। बस ये जरूर है कि देखिए, इंडिया अलायंस को अपने मौजूदा स्वरूप से थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। इसको एक्टिव मोड में, एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा। और जो इसका जो कामकाजी ढांचा है, जिसके बारे में हम लोग बहुत शुरू से ही कह रहे हैं कि कामकाजी ढांचे को मजबूती दे करके जनता के जो इशूज है उनको लेकर के सामने आना पड़ेगा। ममता बनर्जी आज लीड करने की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी के कारण ही नीतीश कुमार अलग हो गए थे इंडिया से, क्योंकि उस समय वो बार बार संयोजक बनाने की बात कर रहे थे, उनके नाम पे ममता जी को आपत्ति थी, तो ममता जी एक तरह से नीतीश कुमार किनारे हो गए। तो उस ये सारी बातें हैं, इसका कोई बहुत ये नहीं है। लेकिन आज भी ये है कि लीड तो वही करेगा जो बड़ी पार्टी है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लीड तो वही करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको अपने सहयोगी दलों को एक साथ लेना होगा, समन्वय और संवाद के जरिए। हाँकने की प्रवृत्ति नहीं चल सकती है कि राहुल गांधी जी ने कुछ तय कर लिया या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया जी ने कुछ तय कर लिया और बाकी सारे दल उनको फॉलो करें। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। संसद के अंदर भी जब कभी आप कोई इशू उठाते हैं, उसके पहले आपका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी बैठक होनी चाहिए। अब बैठक में इशूज तय होने चाहिए कि इन इशूज पे हमको आगे बढ़ना है। अब छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए कि अब अडानी का इशू आया, अगर पहले से आप कोऑर्डिनेट करके बात करते हैं तो हो सकता है कि कुछ एक स्वर निकलता, लेकिन अब उस पर जब हुआ तो कांग्रेस और बाकी दल तो एक साथ रहे, लेकिन ममता और एक दो लोग अलग हो गए, उसके सवाल पे उतना आगे नहीं बढ़े। या सीटिंग अरेंजमेंट जो लोकसभा में बनाया है, स्पीकर ने बनाया, अपने ढंग से बनाया, तो उसमें भी कांग्रेस को चाहिए था कि भाई सारी जितने अपने दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया अलायंस के साथ हैं, तो उनको भरोसे में लेकर के अपनी एक रणनीति बनानी चाहिए थी। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी कभी इस तरह की कोई बात हो, वैचारिक रूप से सब एक हैं, सबको मालूम है कि हमको जो है क्रोनिकलिज्म का विरोध करना है, फासिज्म का, कम्युनलिज्म का, इन सारी चीजों का विरोध करना है, सोशल जस्टिस का समर्थन करना है, सेकुलरिज्म का समर्थन करना है। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। अप्रोच का सवाल है। अप्रोच में वही है कि आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है मजबूत बनकर के उभर के आना चाहिए। अगर कोई एक अध्यक्ष हो और उसके साथ कोई कन्वीनर हो और 7-8 लोगों की कोई बॉडी हो जो तय करे। दूसरा ये जो बार बार हम कहते हैं कि इंडिया अलायंस को दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आपको बंबई में, कलकत्ता में, भोपाल में, जयपुर में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पटना में, इन सारे शहरों में इंडिया अलायंस के नाम से, इंडिया के बैनर के नीचे तमाम इसके जितने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपने इशूज को लेकर के सामने आना होगा और जनता को मैसेज देना होगा कि भाई देखो, लोकतंत्र के नाम पे इस समय किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है और इसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए
हम लोग एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, जैसे संसद में भी जैसे मान लीजिए कभी गतिरोध हो रहा हो, हल्लागामा हो रहा है, तो सरकार तो ये उसके पास चूंकि मीडिया है तो मीडिया के जरिए वो बता देती है कि साहब देखिए ये लोग संसद को चलने ही नहीं देना चाहते हैं। लेकिन उस समय विपक्ष की और जो इंडिया की खास तौर से भूमिका होनी चाहिए कि बाहर निकल करके लोगों को बताएं कि भाई देखिए हमारे ये इशूज हैं, इस इशूज पे हम बात करना चाहते थे लेकिन हमको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और संसद को या लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसको चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं होती है, सत्ता पक्ष की होती है। उसको एक कोऑर्डिनेशन के साथ संसद को चलाना चाहिए और विपक्ष को भी उतना ही मौका, उतना ही समय देना चाहिए कि वो अपनी बात को रखे, अपने मुद्दों को सामने रख सके। तो लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं एक बार इंडिया अलायंस के लोग, जितने भी इसके लोग हैं, और दूसरा ये कि इंडिया अलायंस को अपना बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तार करना होगा और घटक दल उसमें जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए अब छोटी छोटी बातें हैं, महाराष्ट्र में ही है, अब शिवसेना ने कोई एक बयान दे दिया, उस पर समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएंगे। हालांकि चुनाव में भी कोई तालमेल उनके साथ नहीं हो पाया था। तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए आपस में, हर बात पे कभी भी कोई इस तरह का जो इशूज आता है तो उसमें आपस में राय मशविरा करके एक आम राय कायम करने के बाद अपनी रणनीति के साथ इंडिया अलायंस को आगे बढ़ना होगा। जहां तक एकनाथ शिंदे जी का मामला है, तो देखिए भाजपा के साथ तो दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं, सटोगे तो कटोगे। जैसे उन्होंने एक नारा दिया ना कि बटोगे तो कटोगे, यहाँ यह कि जो आपके साथ इनके साथ सटता है उसको कटना ही कटना है। अकाली दल को देख लीजिए, नवीन पटनायक हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, तमाम ऐसे दल हैं, तमाम ऐसे नेता हैं। यूज एंड थ्रो, जब तक आपका इस्तेमाल है तब तक आप हमारे साथ हैं, हमारे काम के हैं। इस्तेमाल नहीं है तो फिर आप जाइए अपने रास्ते, हम अपना रास्ता बना लेंगे। दूसरा ये कि जब भी इनकी साझा सरकारें इनके नेतृत्व में बनती हैं, इनकी लीडरशिप होती है वहां पे, तो कभी भी ये होम मिनिस्ट्री नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि होम के जरिए इंटेलिजेंस और पुलिस में भर्ती जितनी होगी वो सारे अपने लोगों को रखवाएंगे। एजुकेशन विभाग जो भी, शिक्षा मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के जरिए जितना आरएसएस के प्रचारक हैं, जो भी स्वयंसेवक हैं, उनको सारा घुसा करके रखेंगे। यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजों और स्कूलों में भर्ती कराएंगे। केंद्र में आएंगे तो देखिए उस समय 77 से लेकर के आज तक सूचना प्रसारण मंत्रालय हमारे पास होना चाहिए, ताकि मीडिया में अपने संघ के लोगों को, जितने चड्डी छाप लोग हैं, उनको वो घुसा सके, सरकारी मीडिया में भी और प्राइवेट मीडिया में भी। अब उस समय तो चूंकि चैनल वगैरह उतना नहीं थे, लेकिन उस समय जो दूरदर्शन में, आकाशवाणी में जो भर्तियां हुई या अखबारों में हुई, या जो सब बड़े पदों पे हैं, कुछ तो अब रिटायर भी होने लग गए हैं, तो ये काम वो लोग बहुत ईकर के साथ करते हैं। तो अब एकनाथ शिंदे जी की कोई खास उपयोगिता नहीं है। मान लीजिए अगर एकनाथ शिंदे हट भी जाते हैं तो अजीत पवार और बीजेपी मिलकर सरकार चला लेगी। अगर अजीत पवार भी हट जाते हैं तो 10-12 एमएलए या इन दोनों पार्टियों को तोड़ करके सरकार चलाने में बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए अब उनके रहमो करम पर ही शिंदे और अजीत पवार को राजनीति करनी है महाराष्ट्र में, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। दूसरी जो सबसे चिंताजनक बात है राजीव जी, जो महाराष्ट्र में मरकजबाड़ी में जो हो रहा था, जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश की गई, हम बार बार कहते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग डरा हुआ है कि उसने जो धांधली की है, उसने जो बेईमानी की है, उसके प्रमाण न निकल के आए। अगर वो तटस्थ होता, अगर वो स्वतंत्र होता और अगर उसमें ताव होता तो भाई कहता ठीक है आप करा के देख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। एक आना चाहिए एक सबूत, एक उस गांव का जो बैलेट पेपर से आ रहा है और जैसे वो ईवीएम से आया उसमें तालमेल कर लेते हैं। या कोई अगर कह रहा है कि हम हैक करके दिखा देंगे इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को, तो उसको भी मौका देना चाहिए। हाँ भाई आ जाओ, चलो तुम्हारे लिए हम मंच दे रहे हैं, तुम इधर उधर क्यों करोगे, हमारे पास करो, प्रूव करो। अगर नहीं प्रूव करता है तो एक बार सबके सामने साफ हो जाएगा। लेकिन उसको भी आप उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। उस गांव में आप पूरा कर्फ्यू ऐसा माहौल बना देते हैं जैसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी गिरोह बैठ करके वहां कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने में लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और इनके प्रति संदेह की बात को बढ़ावा देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इंडिया अलायंस लेकिन अच्छा है, शरद पवार जिस तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं, या उद्धव ठाकरे भी एक्टिव मोड में है, ममता भी अगर सामने आना चाहती हैं तो अपने इशूज को लेकर के, लेकिन वही है कि एक साथ मिल करके, ऐसा ना हो कि आप अलग से कोई कलकत्ता से बयान दे रहा है, कोई बंबई से दे रहा है, कोई
दिल्ली से दे रहा हो, तो एक कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए किसी लेवल पे। और आज तो सूचना क्रांति का जमाना है, आप ग्रुप्स में बात कर सकते हैं, आपस में मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग करके तय करके सामने आ सकते हैं। तो सही बात यह है कि इंडिया अलायंस के प्रति जनता में आकर्षण है। जनता समझती है कि यही अलायंस जो है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने के